नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है तृतीय विश्व और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं तृतीय विश्व की, जो कि है अर्थ। उसके मतलब अर्थ के बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और आखिर में विश्व राजनीति में उसकी भूमिका क्या रही उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पहला विश्व यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड किसे कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड में वो है जिसमें पूंजीवादी मानसिकता वाले आदमी हैं, मतलब देश हैं, जिसमें मुख्यतः अमेरिका को माना जाता है, जिसने नाटो का मतलब संगठन किया, मतलब संगठित किया नाटो को। और नाटो के जितने भी देश उसमें शामिल हैं वे सारे के सारे इसमें फर्स्ट वर्ल्ड में शामिल होते हैं। अब दूसरे विश्व की बात कर लेते हैं, यानी कि दूसरे सेकंड वर्ल्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि था सोवियत संघ, जो साम्यवादी था, जिसने वारसा की संधि की थी के तहत मतलब सब के सब जितने भी देश थे वो सारे इसमें सम्मिलित थे। और फिर आए तृतीय विश्व, जिसमें थर्ड वर्ल्ड को कहा गया, जिसमें कि औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति प्राप्त किए गए देश थे, जो जैसे कि हमारा देश भी था, जिसमें 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए थे तो हम भी तृतीय विश्व के उसमें थे। इन पर निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया, गुटिया राजनीति का विरोध किया गया और इन्होंने ही निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। यही प्रगतिशील विश्व कहा गया। इसकी मतलब मोटा मोटा तौर पे विशेषताएं बताई जाएं तो लंबे समय तक औपनिवेशिक शोषण के शिकार रहे थे। गरीबी, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, बीमारी, सामाजिक तनाव, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित थी, इनमें भरपूर मात्रा में मिल रही थी। अतः अपने सामाजिक आर्थिक विकास पर बल दिए, इन्होंने अपना ज़्यादा बल दिया और ये विकासशील देश कहलाए। और अब आ जाते हैं इनके प्रॉपर जो अर्थ कहा जाए, कि मतलब जैसे पेपर में लिखना है उस टाइप के मतलब आंसर कैसे लिखेंगे, वो उसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो इसका अर्थ था कि अल्फ्रेड सावी ने तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग किया। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व स्पष्टतः पूंजीवादी एवं साम्यवादी गुटों में विभाजित था। तो दूसरी तरफ एशिया, अफ्रीका के अनेक देश भी गुलामी से आज़ाद हो गए। इन एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देशों का समूह तृतीय विश्व के नाम से जाना गया। इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से अपने सामाजिक आर्थिक विकास पर बल दिया। अब आ जाते हैं इनकी विशेषताओं पर कि क्या विशेषताएं थी इनकी। तृतीय विश्व की अवधारणा तीसरे गुट से बिल्कुल भिन्न थी। वस्तुतः यह कोई गुट नहीं बल्कि गुटिया राजनीति का विरोध करता है और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने पर बल देता है। यह लंबे समय तक औपनिवेशिक शोषण से पीड़ित देशों का एक समूह है, जो स्वतंत्रता के पश्चात अपने आर्थिक सामाजिक विकास को पूरा करना चाहते थे। वस्तुतः ऋणग्रस्तता, गरीबी, अशिक्षा, भाषाई, जातीय भेदभाव जैसी आर्थिक सामाजिक कमजोरियां इनकी पहचान बन गई थी। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नव स्वतंत्र राष्ट्र अपने आर्थिक सामाजिक विकास पर बल देते रहे, इसलिए विकासशील देश के रूप में जाने जाते हैं। इस दृष्टि से तृतीय विश्व आर्थिक सामाजिक स्वरूप से युक्त दिखाई देता है। तृतीय विश्व एक राजनीतिक अवधारणा भी है, क्योंकि इसका जन्म शीत युद्ध के दौर में हुआ। इसने गुटिया राजनीति से अलग थलग रहते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया। तृतीय विश्व कोई समरूप संघ नहीं है। वस्तुतः इसमें विभिन्न महाद्वीपों के देश एवं लोगों की संस्कृतियां शामिल हैं, अर्थात अलग अलग रीति रिवाज, भाषा व धर्म के लोग शामिल होते हैं। इस दृष्टि से सांस्कृतिक विविधता भी मौजूद है। अब आ जाते हैं कि तृतीय विश्व की विश्व पटल पर क्या भूमिका रही। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने तृतीय विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह युद्ध, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा रंग भेद के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की। साथ ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं शांति विश्व शांति का खुलकर समर्थन किया। विश्व व्यापार संगठन WTO के मंच से भेदभाव मूलक नीतियों का विरोध कर समानता के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। पर्यावरण से संबंधित मंचों पर पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि विश्व आज जिन पर्यावरण समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, उसका मूल कारण तो विकसित देश या विकसित देशों के द्वारा की गई औद्योगिक कार्यप्रणाली से है। इस तरह विकसित औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर किए जाने वाले नव उपनिवेशवादी शोषण को उजागर कर दिया।
अब इसके कुछ निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। यह बात ठीक है कि WTO का मंच हो या संयुक्त राष्ट्र का संघ का मंच हो, तृतीय विश्व हमेशा एक ही स्वर में बात नहीं करता, बल्कि इन मंचों पर इनके आपसी मतभेद भी दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि तृतीय विश्व के देश संप्रभु राष्ट्र हैं और इनके भी अपने अपने राष्ट्रीय हित हैं। अतः इनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे सदैव एक ही सुर में बोलेंगे। फिर भी तृतीय विश्व ने विश्व शांति, निशस्त्रीकरण एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर बल दिया। इस दृष्टि से तृतीय विश्व की भूमिका एक प्रगतिशील विश्व के रूप में देखी जा सकती है। अब आ जाते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर, जिसमें हम उसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनाए जाने के कारण क्या थे, उपलब्धियां क्या क्या रही, चुनौतियां क्या क्या हैं और लास्ट में प्रासंगिकता क्या रही उसकी। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि पिछले में थोड़ा सा पहले बताया था कि प्रथम विश्व जो कि अमेरिका था और जो कि पूंजीवादी गुट था, इसने और सोवियत संघ ने, दोनों ने गुटीय राजनीति को बढ़ावा दिया। उस समय तृतीय विश्व गुटनिरपेक्ष की नीति पर चल रहा था, जिसमें तृतीय विश्व के लक्ष्य थे कि सामाजिक आर्थिक विकास करना चाहिए और साधन थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और इसी समय पर यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी हुई, जिसमें सुरक्षा परिषद, और इसमें सदस्य थे 5, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये P5 जिसको कहते हैं परमानेंट 5 भी रहे। और यूएनओ को 1945 में स्थापित किया गया। अब आ जाते हैं इसके अर्थ पर। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तटस्थ यह तटस्थ नहीं है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न मुद्दों पर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए सही व गलत का अंतर करना और सदैव सही नीति का समर्थन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना भी गुटनिरपेक्षता है। इस तरह यह कोई निष्क्रियता से भरा हुआ पलायनवादी आंदोलन नहीं था। 1955 में बाइडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की संकल्पना सामने आई और 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण क्या कह रहे, चलिए वो पढ़ लेते हैं। विश्व वैचारिक रूप से पूंजीवादी एवं साम्यवादी गुट में विभाजित था, जिसका नेतृत्व अमेरिका व सोवियत संघ कर रहे थे। अतः गुटीय राजनीति से अलग रहकर तृतीय विश्व के देश अपने विकास कार्य को पूरा करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रहे थे, अर्थात किसी एक विचारधारा और गुट से न बंधने की इच्छा से तृतीय विश्व के देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। तृतीय विश्व के देशों ने किसी सैन्य संधि में न बंधने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। वस्तुतः सैन्य संगठन का सदस्य बनने का अर्थ था कि सैन्यवाद पर बल देना और महाशक्तियों की नीतियों का आंख मूंद कर पालन करना, जबकि औपनिवेशिक शोषण से मुक्त हुए देश पुनः गुलामी में बंधना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को चुना। तृतीय विश्व के देश आर्थिक सामाजिक समस्याओं से ग्रसित थे। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आर्थिक एवं तकनीकी विकास जरूरी था, जिसमें ये सक्षम नहीं थे। अतः दोनों महाशक्तियों से आर्थिक वैज्ञानिक सहयोग प्राप्त करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई। विश्व शांति को बढ़ावा देने एवं शीत युद्ध के दौर में तनावों में कमी लाने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया भी गया। अब देख लेते हैं इसकी उपलब्धियां क्या रही जो कि गुटनिरपेक्षता की थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने गुटिया राजनीति का विरोध कर विश्व को गुटबंदी के चंगुल से बचाया। साथ ही अफ्रीका के अनेक देशों में के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया गया और उनकी आज़ादी में वैचारिक सहयोग दिया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उत्तर दक्षिण संवाद, विकसित या विकासशील देशों के बीच संवाद तथा दक्षिण दक्षिण संवाद, विकासशील देशों के बीच संवाद स्थापित कर दिया। परमाणु भयमुक्त विश्व के निर्माण के लिए प्रयास किया गया और निशस्त्रीकरण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया। अब इसके सामने चुनौतियां क्या क्या थी वो जान लेते हैं। नव उपनिवेशवादी शोषण के प्रयासों को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग पर बल देना, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन करते हुए सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करवाना, वस्तुतः सुरक्षा परिषद के सदस्यों में वृद्धि करते हुए उसमें विभिन्न महाद्वीपों एवं देशों का प्रतिनिधित्व शामिल करना, आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही के लिए राष्ट्रों को एकजुट करना,
पर्यावरणिक समस्याओं का न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना, हिंद महासागर के क्षेत्र को शांति क्षेत्र के रूप में स्थापित करना, ताकि यहाँ किसी भी तरह की सैनिक से विदेशी अड्डों का निर्माण न हो सके। अब आ जाते हैं इसकी प्रासंगिकता क्या थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म शीत युद्ध के दौर में हुआ था, जहां गुटिया राजनीति से अलग रहने पर तृतीय विश्व के देशों ने बल दिया था। 1990 के बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद ही शीत युद्ध समाप्त हुआ और गुटिया राजनीति का अंत हुआ। अतः गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता भी नहीं रही। इन्हीं तर्कों के आधार पर विद्वानों का एक वर्ग गुट निरपेक्ष आंदोलन को समाप्त करने की बात करता है। यह बात ठीक है कि शीत युद्ध समाप्त हो गया और गुट नहीं रहे, किंतु फिर भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व आज भी बना हुआ है, क्योंकि तृतीय विश्व ने जिस सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया था वह आज भी जारी है। इतना ही नहीं, नवीन चुनौतियों जैसे नव उपनिवेशवादी शोषण को रोकना, निशस्त्रीकरण करते हुए परमाणु युद्ध के भय से विश्व को मुक्त करना, पर्यावरण सुरक्षा एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन जैसे कार्यों को करना शामिल है, और साथ ही अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखना इसमें शामिल है। और दरअसल जब तक राष्ट्र मौजूद हैं और उनकी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने की प्रतिबद्धता है, तब तक गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक स्थायी तत्व बन गया है। आज के लिए इतना ही। अगर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।